तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बातचीत चल रही थी। तो क्या डेफिनेशन क्या समझे थे एक्चुअली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? फॉर्मूला भी बताओ, मीनिंग भी बताओ, क्या समझे थे जाते समय? मास जो रोल प्ले करता है लिनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है रोटेशनल मैकेनिक्स में। इनर्शिया को लिनियर मोशन में मेजर करता है, नहीं हाँ मास, और रोटेशनल मैकेनिक्स में इनर्शिया को मेजर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी फोर्स में भेजना है किसी को, मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना इसलिए पड़ता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मास। नहीं तो एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव करते हुए रहेगा जब तक कि बाहर से उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए ड्यू टू इट्स इनर्शिया। वैसे ही रोटेशनल मैकेनिक्स में कोई बॉडी घूम रहा है तो वो घूमता ही रह जाएगा, या फिर रुका हुआ है तो रुका ही हुआ रह जाएगा। कब तक? जब तक कि बाहर से उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं लगाना पड़ जाए। और क्यों लगाना पड़ रहा है टॉर्क? क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसका इनर्शिया है, और वो इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है इन रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी चर्चा चल रहा है। तो अभी टॉपिक आप लोग लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। पहला टॉपिक आज का लगाएंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। जायरेशन भी बोला जाता है इसको। टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं और जायरेशन भी बोलते हैं। तुम लोग तो पढ़ाई करते नहीं हो तो तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, पढ़ता है। इसको के से भी नोट करना है। बंद कर ये सब टॉपिक बंद करिए, हवा का देखिए। रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पैर मत लगाओ भाई, क्या झूलना झूला नहीं है वहां जाओ तुम गोकुल में। हाँ वहां पर है, वहां पर तुम सिंधी का वजह झुलाने का उसका पैसा भी लगता है। झुलाओ भी तुम ही हो, पैसा भी देना पड़ेगा। ऐसे कर ही दो। रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, अच्छे से देख लेना। ये एक रिजिड बॉडी है, बात है नहीं? परसों वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस कहाँ रखे थे, वाई कहाँ रखे थे, जेड कहाँ रखे थे? जेड ऊपर रखे थे, इधर एक्स और इधर वाई। और पार्टिकल का डायग्राम देखो कैसा बना, वाई एक्स नीचे। चलो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक जैसा ही रखोगे तो ठीक रहेगा। एक्स वाई जेड, और डायग्राम ऐसे ऊपर ऊपर था, कुछ भी ऊपर ऐसे इस तरह से, ठीक है। और वो रोटेट कर रहा था ना, जेड एक्सिस के अराउंड ऐसे, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो इस एक्सिस के अराउंड मान लो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये अगर एक रिजिड बॉडी है, इस पूरे का मास अगर m है, अरे समझ, एक रिजिड बॉडी है, पूरे का मास कितना है? m है। तो रिजिड बॉडी इसका मतलब है इसमें ढेर सारा पार्टिकल है ना, बहुत सारा पार्टिकल होगा। परसों किए थे इस पे आप लोग। अब जो बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल है, उन सबका मास मोटा मोटी बराबर होगा, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे m1 m2 m3 ऐसा बहुत सारा पार्टिकल है, तो वो बहुत सारा क्या लोगे, क्या बहुत सारा मिल करके बड़ा बॉडी बनेगा। तो जो सबसे छोटा वाला होगा, तो मोटा मोटी जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल कंसीडर करोगे, उसका मास तो मोटा मोटी सेम ही आएगा ना। प्रूफिंग करने के लिए उस दिन आप इस्तेमाल किए थे m1 r1 उस दिन, बट एक्चुअली में उनका मास सेम होगा। आ रहा समझ में सब? तो कुछ मान लो, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल है m1, इसका यहाँ से r1 होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, m ही मानते हैं, ठीक है। सबका मास m ही होगा। मान लो इसका मास है m इधर से, इसका r2 होता। यहाँ पर कोई है, इसका मास r3 है, और ऐसा बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक है। ये सब गोल 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 थ्रू आउट जो है वो मूव कर रहा है। तो जब ये बॉडी ही पूरा मूव कर रहा है जेड एक्सिस के अराउंड मेरे डायग्राम में, तो ये सारा पार्टिकल भी जो है वो मूव कर रहा है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोग देख रहे हैं कितना कितना है सारा, ठीक है। तो m इंटू r1, हाँ। तो क्या क्या फॉर्मूला उस दिन क्या क्या रखे थे, डिराइव क्या क्या किए थे, किसका फॉर्मूला देखे थे उस दिन? काइनेटिक एनर्जी का देखे थे, और टॉर्क का आई अल्फा देखे थे, ठीक है। और बताता हूँ तो परसों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप लोगों को लिखवाया गया था। क्या फॉर्मूला याद किया था? फॉर्मूला छोड़ो, मीनिंग क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मीनिंग तो बता दिया, थोड़ा फॉर्मूला बोलो क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या फॉर्मूला? हाँ, समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर था।
आर आई रेडियस नहीं था, रेडियस वर्ड तो पहली बार इस चैप्टर में आ रहा है। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एम आई आर आई का स्क्वायर था, देख लो समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं, बताओ इस पूरे पार्टिकल का एम आई आर आई का स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया, m इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस m इंटू आर टू का स्क्वायर प्लस m इंटू प्लस डॉट 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 m इंटू आर एन स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? इसमें m को अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर कितना बच गया। चैप्टर को ठीक से पकड़ो बच्चों, मैथ्स और केमिस्ट्री से बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बशर्ते सारा टॉपिक क्लियर हो तो। फिर वाइस वर्सा आप मैथ्स केमिस्ट्री में कहीं से भी बैठ जाओ समझ में आ जाएगा, फिजिक्स पर नहीं आएगा। दिस इज आर एन का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब इसमें करने क्या वाले हैं, अपने से ही n से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले, कर सकते हैं। इस चैप्टर में प्रूफिंग भी बहुत ज्यादा हो गया, अगर देख रहे हो जो लोग सिर्फ इस साल टारगेट रखे स्कूल एग्जाम का, तो उस हिसाब से भी प्रूफिंग भी इस चैप्टर में ही सबसे ज्यादा। अभी आधे पर आया, आधा बाकी ही है, इतना लंबा चैप्टर। n से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ये इधर डिवाइड भी होगा। क्यों किए हैं, m क्या था किसका, हर छोटे छोटे पार्टिकल का, और n क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, जो कि m था। r1 की स्क्वायर प्लस r2 की स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाई n। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, ये क्यूब लिख दिया, सॉरी। यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं, थोड़ा ध्यान से मिलाना समझना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया परसों आप लोग जाते समय पढ़े थे, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ मतलब m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, सबको जोड़ दो अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है ना, ये पढ़े थे। अब थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, इस पूरे ऑब्जेक्ट का 9th से 10th में 11th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में बायोलॉजी में जितना भी क्वेश्चन प्रूफिंग आज तक किए हो, ऐसे निकालते हो क्या मास सबका, जितना पार्टिकल है उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबका मास निकाल के ऐसे करते हो क्या करते हो, उस पूरे का एक ही मास लेते हो, कहां पर लेते हो, 9th 10th में सेंटर बोल रहे थे, 11th क्लास में उसका ऑफिशियल नाम आप देखे हो सेंटर ऑफ मास पर लेते हैं, ठीक है। चलो अगर मान लो कि हमें सेंटर ऑफ मास नहीं भी मालूम है, अगर मान लो मेरे को नहीं मालूम है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो उस हिसाब से भी इस पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास m लिखे थे, ये किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड अगर होता तो ये m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर हमें करना ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्या अगर इस पूरे का मास अगर मान लो यहां पर कहीं पर होता, इस पूरे का मास मान लो यहां पर होता, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहां पर होता, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये गोल 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 घूम रहा है, तो इसका भी तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अरे आ रहा है समझ में आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर जायरेशन। याद रहेगा, क्या समझे। अगर एक ऐसा भी रिजिड बॉडी है उसका मास जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, अगर मेरे को वही पॉइंट मालूम हो, तो बस उसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर करने का जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ मास बता दो पूरे बॉडी का कहां पर कंसंट्रेटेड है, और उसका ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बता के स्क्वायर कर दो, तो वहां से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा बात का। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। आ रहा समझ में। तो फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई का क्या फॉर्मूला हो गया, आई बराबर m इंटू के, कैसे एम आई आर आई का स्क्वायर, तो एम इंटू के का स्क्वायर, ये हो जाता हमारा here k is called our here k is called सिर्फ k is called। आगे समझ में। तो इसमें ही अब आप लोग में से कुछ लोग इंटेलिजेंट है, समझ रहे होंगे कि ऐसे ही टॉपिक में फिर से हमें कहां पर तुम्हारे बोलने से कहीं पर मास थोड़ी कंसंट्रेटेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट घुसने लगेगा। सेंटर ऑफ मास पढ़े, फिर कुछ दिन के लिए भागे, अभी यूज नहीं पड़ा, फिर ये वर्ड आ रहा है जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, क्योंकि ऑब्वियस सा फैक्टर है। परसों के क्लास में जो लोग किए थे एक चीज समझाया गया था, डेफिनेशन बोलने में अच्छा लगता है समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल।
ये जितना पार्टिकल है उसका मास निकाल के RI का स्क्वायर कौन करता है? हो ही नहीं सकता। हमें एक्चुअली में वही पॉइंट चाहिए जहां पर टोटल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, वहां पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट फिर बैठेगा। इसलिए मैं पढ़ाते वक्त भी बताया था, सेंटर ऑफ मास हर टीचर अलग अलग जगह पर बताते हैं। HC वर्मा सर सेंटर ऑफ मास कोलिजन के साथ बताए हैं, कई किताब में सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशन के आगे दिया हुआ है। मैं सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशन के बाद और रोटेशनल से पहले पढ़ाया हूं। सेंटर ऑफ मास का काम आपको इस चैप्टर में तो फिलहाल बहुत तेजी से पढ़ने वाला है। फिलहाल जिस टॉपिक पर थे, हियर K इज कॉल्ड आवर रेडियस ऑफ गायरेशन। और रही बात स्कूल एग्जाम में इसका फॉर्मूला डिराइव करने का, तो यहां से देखो, यहां से पता चल जाएगा कितना हुआ। दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो रहा है? R1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाई, तो K बराबर कितना हो जाएगा? देखो K अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Rn का स्क्वायर बाई n। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। और डेफिनेशन क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ the point where center of mass वर्ड नहीं बोलेंगे, of the point where whole mass of the rigid body is concentrated। अगर पूरा मास कहां पर कंसंट्रेटेड है यही बता दो, तो बस वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रहा है उसका r का स्क्वायर का वैल्यू, k का स्क्वायर का वैल्यू बता दो, तो भी कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हमें चल जाएगा। तो दिस इज आवर रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्लियर कट बात? कोई डाउट इसमें? लिखो। तो ये जो बात हो रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो कहां पर घुस रहा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कल परसों टॉर्क के फॉर्मूला में घुस गया है। तीन तरह से देख रहे हैं, पहले खुद का इसका फॉर्मूला देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले खुद से देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I बराबर आया सब्मेशन mi का स्क्वायर, I बराबर 1 से n, ये देखें। फिर कल परसों टॉर्क के साथ घुस गया I अल्फा पे, I अल्फा था ना। फिर अभी देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू k स्क्वायर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो जैसे मास जैसा ये मास मोमेंटम m इंटू v है, तो फोर्स में m इंटू a है ना। तो घुसते रहता है मास, सारे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर के साथ बात जुड़ता है। मास भी तो केमिस्ट्री में डेफिनेशन कुछ अलग ही पढ़े थे, टोटल क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, बट मोमेंटम में अलग रोल प्ले है, फोर्स में अलग रोल प्ले है, काइनेटिक एनर्जी में अलग रोल प्ले है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी तरह से। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो एक्चुअल फाइनल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल 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 एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घुमाने के लिए, या गोल घूमता हुआ बॉडी है उसको रोकने के लिए तुमको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इसका डिसाइडिंग फैक्टर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसको रोकना है या घुमाना है, तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा। तो इसमें पेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही है। पहला दिन जो फॉर्मूला पढ़े समेशन mi RI का स्क्वायर, उसमें क्लास में कुछ लोग अबव एवरेज हम लोग समझ गए होंगे कि ऐसे निकालना मैथमेटिकली संभव नहीं हो पाएगा। तो उसका एक उपाय निकाला गया बड़ा अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर से निकाल दो। बट इसमें भी पेच है, इसमें पेच है कि तुम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालो। अभी देखो, अभी जस्ट कॉपी में लिखे हो, ये साला ये लगाने के लिए भी दिक्कत है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फिर दिक्कत है, फिर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये कौन करेगा? फिर सारे का R1 R2 कौन निकालने वाला है ना। तो ये सब थियोरिटिकली सोचने में अच्छा लग रहा है, बट कॉन्सेप्चुअली ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग, इसका कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए भी तरीका हम लोग देख रहे हैं, बट इन सबसे ज्यादा कुछ करना पड़ता है हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात जो लोग सेंटर ऑफ मास मेरे से पढ़े हैं या फिर 9th-10th में मैथ्स का ज्योमेट्री के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सारे थ्योरम्स को आप लोग 9th-10th में पढ़े ज्योमेट्री में, एक बार कहीं ना कहीं से प्रूफिंग करना पड़ता है, फिर बाद में उसको लाइफ में, मैथ्स में, साइंस में आप अप्लाई करते रहते हो। वैसे ही सेंटर ऑफ मास का जब क्लास स्टार्ट हुआ था तभी भी बताए थे, एक आध का प्रूफिंग कर लो, बाकी का फॉर्मूला रट के रखो ठीक से। उसी तरह से ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अच्छे से आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में यही अंतर है। यहाँ जो बातचीत हो रहा है उसका भी आपको काम है बहुत ज्यादा। ये बोलने में ठीक लग रहा है समेशन mi RI का स्क्वायर, बट ऐसे आप निकाल नहीं सकते। इसका तरीका यही है कि जो मेजर शेप्स होता है गोल घूमने वाला, कौन कौन सा होता है बोलो, मेजर शेप कौन कौन सा होगा गोल घूमने वाला, फिजिक्स के लैंग्वेज के हिसाब से। स्क्वायर से पहले कुछ बताया, स्क्वायर तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रड है, सबसे इंपॉर्टेंट रड ही है एक्चुअली में। रड आप लोग रड के बारे में आप लोग जानते हैं, रड ये जैसे अगर ये रड है, या फिर आप दरवाजा वगैरह में भी अपना देखे होंगे, तो ये रड है, तो ये अगर एक रड है, इसके बीच में अगर छेद कर दो, इसको समझने का ट्राई करना है।
ये रड है, इसके बीच में अगर ऐसे छेद अगर हो, ऐसे बीच में अगर ऐसे छेद हो इस तरह से, तो ये कैसे गोल 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। सबको आ रहा है समझ में ना। और अगर यहां पर अगर इसको हिंजिंग कर दूं, जो दरवाजे में जैसा आपका रहता है यहां से, तब ये कैसे जाएगा, तब ये ऐसे ऐसे जाएगा गोल गोल। अरे ये यहां से हिंजिंग है सर, मीनिंग आ रहा है समझ में। बीच में छेद करूंगा तो इस छेद के अराउंड ऐसे ऐसे जाएगा, और यहां पर हिंजिंग करके रखेंगे तो इस तरह से ऐसे ऐसे जाएगा। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूमने का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ, जैसे मास वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो ये रड स्ट्रेट से, मतलब बोलने का मतलब है कि दुनिया में हर डायग्राम घूम ही सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन का रंग, बट सबका तो नहीं निकाल सकते ना क्लास में, सब थोड़ी दुनिया भर का सारा डायग्राम का निकालते रहेंगे। तो एज ए 11-12 साइंस स्टूडेंट हम लोगों को रड का मालूम रखना है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, तभी बात आगे बनेगी। ठीक है, और कौन सा शेप जानते हो, और डिस्क देखिए, डिस्क आप लोग देखे हैं, डिस्क घर पर तो आजकल चलता नहीं, बट डिस्क के बारे में आपको मालूम है। डिस्क में क्या, डिस्क में यहाँ बीच में से यहाँ जगह करके और आसानी से ये हो भी जाता है। ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो कैसे घूम सकता है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे गोल 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 घूम सकता है। एक्चुअली ये इस तरह से तो घूम ही सकता है, बट ये कुछ और तरीके से भी घूम सकता है। ये डिस्क ऐसे ऐसे भी जा सकता है, समझ में आ रहा है। और इसको अगर ऐसे रख ले तो ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है। दोनों बोलोगे सेम हो गया, सेम नहीं हुआ। एक बार ये ऐसे परपेंडिकुलर था, एक बार ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये ऐसे ऐसे जा सकता है। अरे समझ में। और कौन कौन सा शेप हुआ, और कौन कौन सा शेप के बारे में, रिंग 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 जाता है ना, रिंग बड़ा आराम से गोल 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 घूमेगा, रिंग के बारे में आप लोगों को मालूम। और स्फेयर तो बड़ा इंपॉर्टेंट बता ही रहे हो, स्फेयर तो हमारा अर्थ ही है एग्जाम्पल। अर्थ तो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ खुद ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्फेयर का। और सिलेंडर हो सकता है ना, सिलेंडर वगैरह हो सकता है, तो सिलेंडर में भी पेच है। ये क्या है, सिलेंडर ही ऐसा मान लो, ऐसा है भी एक्चुअली सिलेंडर ही है ना। तो ये भी ऐसे बीच में अगर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो ऐसे ऐसे भी जा सकता है, और एंड में अगर रखोगे एंड में तो रड जैसे ऐसे ऐसे भी जा सकता है। तो दीज आर मेजर शेप्स है होने के लिए। तो जैसे सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़ रहे थे, किसी का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, बट किसी का तो नहीं निकालते हो। 7-8 मेजर है, याद करके रखना पड़ता है। प्रूफिंग का काम स्कूल एग्जाम में मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला भी याद रहेगा तो काम चलेगा। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन का काम आपको स्कूल एग्जाम में पढ़ने वाला है, फॉर्मूला भी याद रहेगा, तो मेरा आपका काम जो है वो श्योर बन जाएगा। बट वो फॉर्मूला कहीं से तो आता ही होगा, ऐसे मेरे लिख देने पर कि यही फॉर्मूला होता नहीं मान लोगे, कहीं ना कहीं से तो आता है। तो आज पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि बेसिक शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से आपको डिराइव करना है। फिर उसमें जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैं यही बता रहा हूं, सारे का डेरिवेशन करके कहां ही पहुंच जाओगे लाइफ में, डिराइव करके यूटी ही निकाल लोगे, वो उतना कोई काम नहीं है। 2-3 मेजर का प्रूफिंग याद रखना, बाकी रट्टा मार के रखना कि फलाना शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रूफिंग करने थोड़ी देगा नीट के एग्जाम में, लो इसका डायग्राम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ करो, रट के रखोगे तो काम चल जाएगा। कहां काम चलेगा, परसों ज्यादा समय 3 न्यूमेरिकल आपको बताया गया था, उसमें आई का वैल्यू क्या दिया होता, आई का वैल्यू दिया हुआ था। जब तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक शेप्स का निकालने के लिए आ जाएगा तो तुमको 2 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहले तो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे उसका फॉर्मूला पर, प्रूफ नहीं करके, प्रूफिंग तो क्लास में करेंगे, फिर जैसे परसों बना रहे थे वैसे निकल जाएगा। तो कुछ बेसिक शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना हमें सीखना पड़ेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने के लिए 2 थ्योरम है फिजिक्स में, टॉप टॉपिक माना जाता है क्लास 11 फिजिक्स का, टॉप 10 टॉपिक में से है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन और फोर्स लॉज ऑफ मोशन को तो मत ही गिनो क्योंकि उसमें सारा ही टॉपिक मेजर ही है। बट ऐसे अलग से देख रहे हो तो कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कोलिजन का न्यूमेरिकल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर वो एनर्जी वाले में 3 हिस्सा में करके बनाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए 2 थ्योरम्स पढ़ना है। थ्योरम्स ये भी ट्यूशन ही करना, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका 422 मार्क्स है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 थ्योरम पढ़ना है, टॉप टॉपिक है फिजिक्स का। 9, 10 और 11, 12 में जो लोग रेगुलर पढ़े, एक चीज जानता देख रहे हो, 9, 10 में जो इंपॉर्टेंट जहां भी पढ़ते हुए लिखवाया जाता होगा कि ये स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो। 11, 12 तो ऐसा बात नहीं, इंपॉर्टेंट है मतलब उस पर पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। जैसे वो खिसका तो पूरा चैप्टर ही ढह जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, यहाँ इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इसी से मेंस एडवांस में क्वेश्चन है, इसी पर ये पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, इसी से तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, स्कूल का लेकर के, मेडिकल से लेकर के, इंजीनियरिंग का लेकर के, है ना। 9, 10 में इंपॉर्टेंट मतलब यूटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11, 12 में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आप इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि बस वो जाओ कल यूटी में वो आ जाएगा, वहां इंपॉर्टेंट का तो पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो 2 थ्योरम पढ़ना है। पहला नंबर पर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
नहीं, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पहला नंबर पर है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरे नंबर पर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों का प्रूफिंग करने से अभी हम लोग बचेंगे, क्योंकि इस बार कोविड को लेकर के मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअली में भी ये दोनों थ्योरम एप्लीकेशन है फिजिक्स का, एप्लीकेशन ही समझना है। प्रूफिंग इसका एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहां पढ़ाया गया वहां पर नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये दोनों थ्योरम को प्रूफिंग कर लो। जैसे केपलर्स लॉ पढ़े थे, केपलर लॉ पढ़ना रहता है, केपलर लॉ का प्रूफिंग से कोई लेना देना नहीं है। केपलर लॉ का मदद से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूफिंग है, वो एक अलग बात है। केपलर लॉ का प्रूफिंग पढ़ो नहीं पढ़ो उससे मतलब नहीं। उस तरह से ये दोनों एप्लीकेशन है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि इन दोनों का प्रूफिंग भी कर सकोगे तो कर लेना। फिलहाल थ्योरम सीखने का ट्राई करना, क्योंकि थ्योरम हम लोग को 9th 10th में ज्योमेट्री में सिखाया गया, थ्योरम पर ही क्वेश्चंस बनता है। तो पहले थ्योरम को समझ लो, फिर इस पर जो डिपेंडेंट साइंस है फिजिक्स है वो हम लोग देखते हैं क्या। तो थ्योरम्स जो देखना है, तो दोनों थ्योरम किस चीज का है एक्चुअली में, तो सिर्फ ये जो दोनों थ्योरम है वो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में आपका हेल्प आएगा। ऐसे मतलब जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते नहीं थ्योरम, जैसे पढ़ेगे कॉन्ग्रुएंसी का, तो उसका इस्तेमाल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल को, तो सिमिलैरिटी वाला पढ़े थे 10th क्लास में, ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। ये जो दोनों थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका केवल एक ही काम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने में, डिराइव या क्वेश्चन बनाते समय आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए पहला नंबर पर है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबसे बढ़िया डिस्क में ही समझ में आएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आपको समझना है तो डिस्क पर ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरम सिर्फ डिस्क पर ही काम करेगा। तो तुम क्या बोल रही है हंस रही बैठ के, डिस्क पर समझ में आएगा मतलब इसके शेप में, ये बोले डिस्क घर ले जाते हैं उसी को डीवीडी में लगा के देख लेते हैं, वैसा वाला नहीं, इस शेप में समझ में आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम ऐसा कहता नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल यूनिफॉर्म बॉडी हो उसी पर काम करेगा, सारे रिजिड बॉडी पर काम करेगा, बट समझाने के लिए ऐसा डिस्क पर ही सबसे बढ़िया में आपको समझ में आएगा। तो डिस्क आप लोग के घर वगैरह में होगा, अब तो यूज होता नहीं होगा, एक बार देख लेना। तो ये मान लो डिस्क है हमारा, ठीक है। तो डिस्क में ऐसे बीच में से अगर ये एक्सिस बना देंगे, तो ये अगर डायग्राम नहीं भी बनाए, बट सारा अभी तक आप लोग डायग्राम बनाए थे, तो ये इसका जेड एक्सिस हो गया एक्चुअली। अभी डायग्राम बनाए थे आप लोग थोड़ी देर में, ये जो है वो जेड एक्सिस हो जाएगा होगा। और इस जेड एक्सिस के अराउंड ये क्या कर सकता है, ये जो है ये गोल 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 घूम सकता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस हो गया, और इसके अराउंड ये गोल 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 घूम सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अराउंड गोल 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 घूम सकता है। तो अभी तक आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे थे, बट गोल घूमते समय इसको हम लोग आई जेड लिखेंगे। आ रहा है समझ में? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब ये और कैसे कैसे घूम सकता था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे दो एक्सिस बनाएंगे जो कि इसके प्लेन में लाई करना चाहिए। समझ में आया कुछ? बाउंस कर गया, बाउंस कर गया, कोई बात नहीं। तो एक्सिस बनाएंगे जो इस पे लाई करना चाहिए, एक्सिस पर लाई करना चाहिए। तो ऐसे डायमीटर खींच लोगे घर से, पेन से मान लो खींच लिए इस तरह से, जैसे ऐसे कोई भी ऐसे डायमीटर नहीं खींच सकते वैसे, इस पर डायमीटर ऐसा एक्सिस होना चाहिए जो इस प्लेन पर लाई कर रहा हो। ये समझना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी टफ चैप्टर एक्चुअली में। इसमें और मैग्नेटिक्स में सिर्फ नाम का टफ नहीं है। टफ क्यों, आप लोग में से कुछ लोग समझ रहे होंगे, ये चैप्टर फॉर्मूला के साथ साथ डायरेक्शन बेस्ड भी है, ये वाला और मैग्नेटिक्स। दैट्स व्हाई दीज टू आर कंसीडर्ड एज टफ चैप्टर्स। बाकी क्वेश्चन बनाना, प्रूफिंग बनाना, मेंस एडवांस नीट तो सब में ही है, बट ये दोनों चैप्टर में डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा पंगा है, इस वजह से दोनों चैप्टर टफ है। और एक्चुअली में ये सिर्फ खुद का एक चैप्टर भी नहीं, इस पर बहुत सारा टॉपिक बेस्ड भी है। खुद का एक होता तो छोड़ देते कि चलो छोड़ो, इससे एक क्वेश्चन आएगा, इतना टफ एक क्वेश्चन बनाने से अच्छा है छोड़ देते हैं, नीट में मेंस में क्वेश्चन छोड़ने में बुराई नहीं, बट एक नहीं आएगा। रोटेशनल मैकेनिक्स पर बेस्ड है कम से कम 8-10 अलग अलग टॉपिक। मैग्नेटिक्स से 11-12 क्वेश्चन आता है जेईई के एग्जाम में। वो एक चीज नहीं कि एक चीज छोड़ देते हैं, एक बात बन जाएगा, बेस्ड है उस पर। ठीक है। तो क्या ध्यान से देखना, जैसे एक एक्सिस तो देख लिए थे इसमें जेड एक्सिस वाला, बाकी दोनों एक्सिस ऐसा होना चाहिए जो इस प्लेन पर लाई करता हो, कंपलसरी है। जैसे ऐसे लाइन खींच लोगे डायमीटर के अलॉन्ग इस डायग्राम में, एक ऐसे ये एक्सिस हो गया, समझ आ रहा है? इस एक्सिस का अराउंड ये कैसे गोल 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 घूमता है, इस एक्सिस का अराउंड घूमना है तो इसके अराउंड घूमना है, तो ऐसे से जाता ना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसको कुछ मान लो, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये जो लाइन खींचा था। ठीक है, तो दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आ रहा है समझ में? और अगर ये एक्स एक्सिस है, कहीं पर भी लाइन खींच सकते हो। तो वाई एक्सिस कहां पर होता है, बचपन से पढ़े हो, उस पर परपेंडिकुलर। तो जहां भी तुम लाइन खींचे हो एक्स एक्सिस का, उस पर परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, ऐसा वाई एक्सिस का हो गया।
ठीक है, तो ये वाई एक्सिस इसके अराउंड कैसे जाएगा, तो अगर ये वाई एक्सिस था ऐसे, अब ये कैसे जाएगा, तो ये अपने ऐसे वाई एक्सिस के अराउंड जाएगा। आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है समझ में, तो ये इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग कहेंगे आई वाई। तो देख रहे हो उसमें तीन तरह से ये गोल 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 घूम सकता था, कैसे, एक जेड एक्सिस के अराउंड, एक्स और वाई तुम लिखे हो, वो एक्चुअली में एक्स वाई था नहीं, जेड वाला असली था, एक्स वाई ऐसा लेना है जो इस प्लेन पर लाई करता हो, कंपलसरी है, कंपलसरी है, जेड वाला मेन होना चाहिए। अब बोलोगे मेन हम कैसे डिसाइड करेंगे मेन कौन है, तो ऑब्वियस बात है मेन तुम डिसाइड नहीं करोगे, एक पक्का एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, हर शेप का एक कंफर्म एक पक्का एक्सिस ऑफ, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि ये कैसे रोटेट करेगा, मान लो ये सब नहीं पढ़े होते तो भी तुम इसका आंसर यही बताते कि इसके अराउंड ही ये गोल 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 जाता। ये वाला जो मैं बताऊं तो तुम मेरा सुन के बताओ या फिर बाद में सोच करके निकाले हो, तो वो पता चल जाता है, जो उस पूरे सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा वो मेन होगा। जैसे मेरे इस डायग्राम में जेड एक्सिस मेन था, ये मेरे तुम्हारे बोलने से मेन नहीं हो जाएगा, तुमको खुद पकड़ना पड़ेगा फलाना डायग्राम में ये मेन है, वो ऐसे किसी के बोलने पर नहीं हो जाएगा कि यही वाला मेन है, ठीक है। बट अभी हम लोग थ्योरम समझने का ट्राई कर रहे हैं, इस पे मेन अगर ये वाला एक्सिस था तो बाकी दोनों एक्सिस जो है जिसके अराउंड ये घूमता वो एक्स और वाई, मतलब ठीक है तुम लिखे जरूर हो, बट वो दोनों एक्सिस किस पे होना चाहिए, इसी प्लेन पर लाई करना चाहिए, कंपलसरी है, और नाम ही है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, जो कि था, एक डायमीटर ऐसे खींचे थे, एक इस पर डायमीटर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये एक्सिस तो इसमें था ही परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें मेन था जेड एक्सिस वाला, बाकी दोनों भी परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, बट बाकी दोनों वाला इस प्लेन पर लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो पहला थ्योरम कहता है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर तुम्हारे पास तीन एक्सिस है जिसके अराउंड एक बॉडी जो है वो गोल गोल गोल, रिजिड बॉडी कैसा भी रिजिड बॉडी चलेगा, गोल 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 अगर घूम सकता है, तो पहले तीन परपेंडिकुलर एक्सिस उसको पहचान लो, उसमें एक मेन होगा कंपलसरी है, और बाकी जो दोनों परपेंडिकुलर होगा वो उसके प्लेन पर लाई करना चाहिए। तो इन दोनों के अक्रॉस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको जोड़ोगे तब ये जो मेन वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अराउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। दिस थ्योरम इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट आप लोग कुछ लोग समझ गए होंगे इसका प्रूफिंग काफी पेचीदा होने वाला है, क्योंकि दुनिया में यही एक शेप थोड़ी है, कई तरह का शेप हो सकता है, तो इसका प्रूफिंग थोड़ा सा पेचीदा है, बट आप लोग सबको मालूम है थ्योरम के मदद से हम लोग अप्रोच करते हैं क्वेश्चन प्रूफिंग फॉर्मूला, इसका खुद का प्रूफिंग करेंगे, बट अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं, पहले आप थ्योरम भी समझ लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो दिस थ्योरम इज नोन एज आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, नोट करो। तो कोविड लेकर के नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो वैसे में भी स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये थ्योरी ही लिखने के लिए आता था, इसका प्रूफिंग से हमें मतलब नहीं है करवाऊंगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों थ्योरम को भी प्रूफ कर दो, वो बाद में, पहले थ्योरम का मीनिंग समझ लो, प्रूफिंग तो करते रहोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये मेन वाला है, जैसा कि मैं बताया था, मेन वाला कौन था, जेड एक्सिस, वो तुमको खुद ही समझना पड़ेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, कहां पर, अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ठीक है, बट वो जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है वो उसके प्लेन में होना चाहिए, कंपलसरी है, एंड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पास थ्रू इट, ठीक है। जैसे अभी डिस्क टाइप का डायग्राम बनाए थे आप लोग, डिस्क के शेप का डायग्राम बनाए थे ऐसा, है ना, तो मेरे वाले डायग्राम में जेड एक्सिस ऊपर था ना, ठीक है, जो भी मान लो ये जेड है ना, तो आई जेड कितना हो जाएगा वहां पर, आई जेड जो है वो ऊपर लिखा ही हुआ आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो वो शेप ऐसा जरूरी नहीं है हर बार रहे, वो हम लोग क्वेश्चन देख के डायग्राम देख करके समझेंगे, बट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यही कहता है, स्टेटमेंट ही लिखने के लिए आता था पहले भी स्कूल एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का, ठीक है, लिखो। तो जो दूसरा वाला थ्योरम है दैट इज नोन एज, ये थ्योरम समझ में आया ना, प्रूफिंग होते रहेगा, पहले थ्योरम क्लियर कर लो, उसके बाद फिर एप्लीकेशन जब देखेंगे तो प्रूफिंग खुद ही क्लियर हो जाता। दूसरा वाला देखो, दिस इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मिटा दे रहा हूं, लिखे हो ना, स्कूल एग्जाम में सिर्फ थ्योरी ही लिखने के लिए आएगा, इसका प्रूफिंग नहीं आता है स्कूल एग्जाम में, और एंट्रेंस एग्जाम में वैसे में भी हमें प्रूफिंग से मतलब नहीं है, लेकिन ट्यूशन में है तो प्रूफिंग तो करना ही पड़ेगा, जब मौका आएगा तब करेंगे,
अभी पहले दूसरा वाला जो थ्योरम है उसको समझ लेते हैं। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग ये समझे होंगे ये कैसे निकला, आई जेड आया, आई एक्स आया, आई वाई आया। आपको लग रहा होगा कि इस थ्योरम से हमारा शायद आसान हो जाएगा, अभी भी दिक्कत है। वो जेड वाला कैसे निकालोगे? बात समझिए, उस थ्योरम का मदद तो तुमको तब आएगा जब तुम पहले जेड निकाल के रखो, तब ना एक्स और वाई उसका आधा आधा या जो भी होगा अंतर आ जाएगा। जेड का अगर 100 है तो वो दोनों 50-50 हो जाएगा, बट वो 100 कैसे है वो निकालना भी अभी भी बाकी है। वो इतना आसान ये चैप्टर आपको भागने नहीं देगा। समझ आ रही बात? तो थोड़ा एनालाइज करना, ये नहीं कि थ्योरम पढ़े हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू हो जाएगा। थ्योरम का मतलब समझे तो आपको मालूम चला होगा, वो मेन वाला तो अभी भी निकालना बाकी है। वो निकालने का अलग ही प्रोसेस है, वो पहले निकालो तब एक्स और वाई का निकालना। जेड वाला जो था वो तो तुमको निकालना ही पड़ जाएगा। तो कैसे होगा बताऊंगा, पहले दूसरा नंबर थ्योरम पढ़ते हैं। दिस इज आवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ज्यादा से ज्यादा प्रूफिंग वगैरह जब देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो उसका यूज ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो डिस्क वाले क्वेश्चन में होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है वैसे रड वाले क्वेश्चन में ही होगा, है ना। थ्योरम तो अपना मतलब है, समझते रहेंगे, बट एप्लीकेशन हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए। परपेंडिकुलर वाला जो है वो डिस्क में यूज होता है, और अभी जो पढ़ाने वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो रड के क्वेश्चन में ही इस्तेमाल ही होता है। प्रूफिंग तो जब हो सो हो, क्वेश्चन एप्लीकेशन भी आपको ये सिर्फ रड वाले क्वेश्चन में ही दिखेगा। सिलेबस भी तो एक बात होती है ना। तो पहले देखते हैं ये थ्योरम कहता क्या है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि मान लो ये हमारा रड है, स्ट्रेट रड, ऐसा या ऐसा, क्या लिखा हुआ है ऐसा मान लो, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग बता रहे थे कैसे कैसे गोल 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 घूम सकता है, थोड़ा पहले बता रहे थे। इसमें यहाँ पे अगर ऐसा भी रखें, अगर सेंटर पर अगर एक एक्सिस हो उसके अराउंड कैसे जा सकता है। सेंटर पे एक्सिस तो इसमें छेद करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कैसे जाएगा। सेंटर पर होगा तो इस तरह से जाएगा, है ना। तो इसका कुछ मान लेते हैं, यहाँ वाला जो एक्सिस है उसको कुछ लिख लो, है ना। मान लो आई सी लिख देते हैं। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। अब जेड एक्सिस एक्स एक्सिस लिखने पर काम नहीं चलेगा, जो भी होगा अबाउट सेंटर, जो भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आ रहा? तो दिक्कत। अब दूसरे तरीके से कैसे घूम सकता था, अभी आप लोग बताया था। अगर यहाँ पे हिंजिंग अगर यहाँ पर करते हैं एंड पे, इधर भी कर सकते हैं, थोड़ा नजदीक पे भी, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे एंड पर ही किया, ऐसे ही मान लो एंड पे, ठीक है। तब कैसे जाएगा? एंड पर जाएगा तो इस तरह से जाएगा, जाएगा ना। तो इसका भी तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको कुछ नाम देते हैं। आई डैश, ये आई सी है सेंटर वाला, और ये आई डैश है मेरे डायग्राम में एंड वाला। बाकी क्वेश्चन में कहीं पर भी हो सकता है। मेरे डायग्राम में आई डैश कहाँ वाला है? ऐसे एंड वाला, मतलब ऐसे ऐसे जब जाएगा। और आई सी कौन सा है? जो सेंटर वाला है, तो सेंटर के अराउंड जाए, रिवॉल्व, गोल 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 रोटेट करेगा, रिवॉल्व बट नहीं, ठीक है। तो कहता ये है कि अगर एंड वाला निकालना है, अगर तुमको एंड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर तुम, ये थ्योरम कहता है कि अगर आपको किसी भी रिजिड बॉडी का एंड पर या फिर ऐसा कोई भी एक्सिस जो सेंटर के परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल हो, सेंटर के पैरेलल, जैसे इसमें आप लोग एंड में बोल रहे थे, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो या आई डैश निकालना हो, तो पहले तो तुमको किसी भी कीमत पर सेंटर वाला बताना ही पड़ेगा कितना होगा। अगर तुम सेंटर वाला नहीं बता रहे हो तो मैं तुमको किसी और इसके एंड पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नहीं बता सकता। समझ आ रही बात? ये पिछले थ्योरम में भी देखे थे, आई एक्स प्लस आई वाई से आई जेड आता है, बट वो आई जेड तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, जब निकालना होगा तब समझाऊंगा, अभी पहले थ्योरम समझ लेते। क्या पता चल रहा है इसमें? अगर किसी भी एंड, क्या करो, एंड बात नहीं है, बात है कि अगर ये इसका सेंटर है, इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस के अराउंड ये गोल 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 जा रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुमको निकालना है तो पहले तो तुमको क्या बताना पड़ेगा? पहले सेंटर वाला बताना पड़ेगा। सेंटर जब वर्ड बोली जाओ, यू आर यूजिंग द वर्ड सेंटर, यू आर यूजिंग द वर्ड सेंटर, इसका मतलब है इसका मास उसके सेंटर पर ही होगा। तुम सेंटर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो जो इसका मास हो इनटू, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है, ये सेंटर है, इसके अराउंड IC है, तुमको किधर निकालना है? तुमको ये तुमको यहाँ पर एंड पे निकालना है, तो कितना आएगा? पहले सेंटर वाला बताओ।
IC, फिर प्लस करो क्या, इसका मास, फिर इसके अराउंड और इसके अराउंड का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे समझ में, उसको h मानो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, और उसका स्क्वायर कर दो। दिस थ्योरम इज नोन एज आवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन जब करूंगा, क्वेश्चन जब बनाऊंगा तब पहले मीनिंग समझने का ट्राई करो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर पैरेलल सेंटर के पैरेलल किसी एक्सिस के अराउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पहले तो तुमको सेंटर वाला मेरे को बताना ही पड़ेगा कितना होगा, IC, फिर प्लस, फिर मास गुना h क्या है जहां पर निकालना है और जहां पर इसका सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तभी एंड या उसके पैरेलल एक्सिस में कोई भी एक्सिस अगर होगा किसके पैरेलल, सेंटर के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों ही थ्योरम में एक काम का बात यह है कि सेंटर वाला तो तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और वो इन दोनों से नहीं होगा, उसका फिर अलग उपाय पड़ेंगे हम लोग। उसी का उपाय मैं बता रहा था कि सेंटर वाला जो आएगा, सेंटर वाला वो हम लोग 1-2 का डिराइव करेंगे, बाकी जो मेजर शेप हम लोग रट के रखेंगे कि इसका इतना ही होता है सेंटर का अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर इन दोनों थ्योरम की मदद से कहीं पर भी निकालते रहेंगे। समझ आ रही बात? तो फिलहाल इसका थ्योरी को लिखते हैं पहले। तो मीनिंग समझ गए तो स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट ही लिखने के लिए आएगा एग्जाम में। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the moment of inertia of a parallel axis through its center of mass plus, या IC है, plus the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes। स्टेटमेंट ही लिखने के लिए आएगा। जैसे रड वाले केस में अभी समझाया गया था कि मान लो ये रड है, यूनिफॉर्म रड ऐसी मान लो, और ये एक एक्सिस है जो कि इसके एंड में है, ऐसे ही मान लेते हैं, और ये इसके सेंटर पर है, और क्योंकि साल भी कभी बोलती नहीं, क्या बोला था, भूल गया क्या बोला, हाँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी ऐसे मान रहे हैं तो इसका सेंटर पर ही होगा, भूल जाता होगा। तो ये IC, ठीक है, और इसका यूनिफॉर्म बॉडी है, मास m मान लेते हैं, टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और हमें किधर निकालना है, इस एक्सिस पर निकालना है, इस पर। मान लो इसका नाम I डैश है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये सेंटर वाला तो कंपलसरी है मालूम होना चाहिए, प्लस मास मालूम होना चाहिए, प्लस इस एक्सिस के अराउंड अगर निकालने का शौक है तो यहां से यहां तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना कंपलसरी है। ये मालूम नहीं होगा तो ये I डैश नहीं निकाल सकते। तो ये I डैश बराबर IC प्लस MH स्क्वायर, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड IZ बराबर IX प्लस I, बोलने का बात है, XY से मतलब नहीं है, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, दो एक्सिस जो वो प्लेन पे होना चाहिए, एक उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए, दो प्लेन पर होना चाहिए, कंपलसरी है, वहां पर लगेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। शॉर्ट इन शॉर्ट में बात करूं तो रिंग टाइप का, डिस्क टाइप का जितना क्वेश्चन है उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम करता है, ऐसे रड टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रूफिंग है, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम करता है। ठीक है, नोट कर लो।